आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। विनय कुमार सिंघल के साथ आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। कोटा के व्यक्ति विशेष सीरीज में हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश सिंह, रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं और मेडिकल कॉलेज कोटा में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए भीम न्यूज इंडिया की व्यक्ति विशेष सीरीज में आज हमारे साथ हैं कोटा रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह और आप कोटा मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर हैं, समाज की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आइए हम खुलकर इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर भीम न्यूज इंडिया में। आप थोड़ा सा अपने परिवार और आपके पेशे के बारे में तफसील से हमें बताइए। सबसे पहले मैं भीम न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप पधारे और आज आपने मुझे इसके ऊपर अपनी बात रखने और बोलने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैंने अपनी जो MBBS की जो पढ़ाई है वो RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से करी। उसी के साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से ही किया। उसके बाद में जो मेरा पदस्थापन है, जो RNT मेडिकल कॉलेज में मैं सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पे था, वहीं से मेरा ट्रांसफ़र कोटा मेडिकल कॉलेज में सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर के पद के ऊपर हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटर में और ये डॉक्टर्स में दोनों में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली जो सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर भी डॉक्टर्स ही होते हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो टीचिंग फैकल्टी होती है उसमें जो पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर्स होते हैं और फिर वो प्रमोट होकर के धीरे धीरे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर बनते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर्स में दो सेक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज के अंदर कार्यरत होते हैं, एक डॉक्टर्स जो दूसरे डिस्पेंसरीज और जो PSC, CSCs इन जगहों पे कार्यरत होते हैं। तो ये दो होते हैं, जो एक तो ग्रुप 1 में होते हैं डॉक्टर्स और एक ग्रुप 2 के डॉक्टर्स होते हैं। जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स होते हैं वो ग्रुप 1 में आते हैं और जो दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं जो CSC, PSC और अन्यत्र जगह होते हैं वो ग्रुप 2 के अंदर आते हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया नॉन मेडिकल यानी पैरामेडिकल बताया। पैरामेडिकल में जैसे ब्रांच आती हैं, पैथोलॉजी की ब्रांच आती हैं, लैब्स होती हैं, एक्सरे की होती हैं, ECG होती है। तो क्या मेडिकल कॉलेज में इन जो ब्रांच होती है इनके अलग अलग डेमोस्ट्रेटर होते हैं जो डेमोस्ट्रेशन देते हैं स्टूडेंट को, अलग अलग होते हैं? निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हर जगह का एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब हर ब्रांच का अपना एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है। एनाटॉमी का डॉक्टर एनाटॉमी पढ़ाएगा, बायोकेमिस्ट्री का डॉक्टर बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएगा, फिजियोलॉजी का डॉक्टर फिजियोलॉजी पढ़ाएगा, क्योंकि उसने उसी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, स्पेशलाइजेशन किया होता है। तो हर जो डिपार्टमेंट है उसके अपने अलग डिमॉन्स्ट्रेटर होते हैं। जैसे मैंने पैथोलॉजी में PG की थी तो मैं पैथोलॉजी के अंदर सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर था। पैथोलॉजी में मतलब क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए। पैथोलॉजी ये एक वो ब्रांच है जिसे कहते हैं विकृत विज्ञान ब्रांच होती है। इसके अंदर जितनी भी जो लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे अपने ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे PBF करते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल होता है, या अपन जो ब्लड के कैंसर होते हैं उनकी जाँच करते हैं, वो इसमें आती है। शरीर में जो कोई गठानें वगैरह होती हैं उन गठानों की जांच करते हैं, जिनसे ये पता लगाते हैं कि वो गठान कैंसर की है या कैंसर की नहीं है, उसकी जांचें होती है। इसी तरीके से जैसे ऑपरेशन के बाद में जो टिश्यू निकलता है उस टिश्यू को अपन प्रोसेस के लिए भेजते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो आखिर उस टिश्यू में बीमारी किस तरह की होती है। इस तरह से ये पैथोलॉजी जो ब्रांच है वो एक इन्वेस्टिगेशन वाली ब्रांच है। जितने भी ऑपरेशन या ऑपरेशन से पहले के लिए जितने भी जो चीज़ें होती है वो सब इसी ब्रांच के अंदर आती है। मतलब आपका मतलब ये है कि यदि कोई भी डॉक्टर, फिजिशियन हो या सर्जन हो, उसको यदि किसी केस को ऑपरेट करना है या ट्रीटमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की व्यूज़ का सहारा लेना पड़ेगा।
उससे वो डायग्नोसिस करेंगे कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट या पैथोलॉजी विभाग से जो रिपोर्ट आई है, आइदर वो यूरिन की हो या ब्लड की हो, उसमें क्या कमी है। तो एक तरह से देखा जाए तो आप जो सर्जन हैं या फिजिशियन हैं, उनके लिए तो एक बैकबोन का काम करते हैं इस हिसाब से। तो नहीं, बिल्कुल, ये तो सभी पैरेलल तरीके से काम करने वाली बातें हैं कि सर्जन जो है वो, ये जो रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल है, इसमें आप अधीक्षक हैं, आपके विशेषकर इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरीके से यू कैन से यू आर द कंट्रोलर ऑफ दिस सैटेलाइट हॉस्पिटल, यहाँ कितने लोगों का स्टाफ है और आपके यहाँ किस प्रकार की सेवाएं होती हैं? रामपुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस एरिया का एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है जो कि एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे सभी तरीके के डिपार्टमेंट हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, स्किन, ऑप्थेल्मी, ईएनटी, आयुर्वेद। तो यहाँ सभी प्रकार के डॉक्टर्स बैठते हैं जो कि मरीजों का उपचार करते हैं और उनको जो भी हो सकती है बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। क्या क्या फैसिलिटी है आपके रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में? इसमें सारे मेडिसिन की सुविधा है, सर्जरी की सुविधा है, गायनी में यहाँ पे डिलीवरियाँ होती है, सिजेरियंस होते हैं, ऑप्थेल्मी में कैटरेक्ट के ऑपरेशंस होते हैं, पीडियाट्रिक्स के जो बच्चे होते हैं उनके नियोनेट जो होते हैं उनको भी यहाँ पे भर्ती करा जाता है और उनका भी इलाज किया जाता है। ईएनटी की भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर्स हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज से यहाँ डेप्यूट होते हैं, आते हैं और अपना काम करते हैं। आयुर्वेद का यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट है जो आयुर्वेद के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, 2 डॉक्टर हैं। यहाँ डेंटल के डॉक्टर्स हैं जो कि डेंटिस्ट्री का काम होता है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे करके तकरीबन जितनी भी जो मेजर ब्रांचेज हैं उसको सबको कवर किया जाता है और सबका यहाँ पे अच्छे से इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि एमबीएस हॉस्पिटल में मरीजों में और डॉक्टर्स के बीच में कभी कभी कुछ न कुछ वाद विवाद या कुछ न्यूसेंस क्रिएट होता है। आपके हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं होता? होता है तो क्या आप उसको प्रशासनिक स्तर पर दबा देते हैं या होता ही नहीं है, क्या कारण है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नहीं के बराबर है ऐसा कुछ कि मरीज यहाँ से, क्योंकि जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो बड़े सीनियर लेवल के डॉक्टर्स हैं और वो सभी जो हैं मरीजों को एक अच्छे से देखते हैं। तो मरीज इस तरह से संतुष्ट होता है तो वो किसी तरीके का कुछ करता नहीं है। और जहाँ तक मैं एमबीएस की बात देखता हूँ तो एमबीएस में भी अब जो पहले अगर होती होगी, अब आजकल एमबीएस में भी कहाँ इतनी इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती है और एमबीएस में भी अब पूर्णतः शांति है और अब धीरे धीरे पब्लिक भी मैच्योर हो रही है। वो भी जिनको सबको पता है कि हम हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हैं तो उन्हें किसी तरीके की न्यूसेंस नहीं करनी चाहिए। और जो भी डॉक्टर्स हैं वो भी मरीज के लिए कोई झगड़ा करना चाहते नहीं, वो भी मरीज को सुविधा ही देना चाहते हैं, मरीज को देखने के लिए ही वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे भी अब इस तरह की न्यूसेंस की जो खबरें हैं वो नहीं के बराबर आती हैं। तो सभी जगह पे अब लोगों में जागरूकता है, डॉक्टर्स में जागरूकता है कि हमें पेशेंट्स को अच्छे से देखना चाहिए। सरकार की विजिलेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन का विजिलेंस है, उसकी वजह से ये घटनाएं दिन प्रतिदिन कम ही हो रही है। ये तो रही डॉक्टर साहब आपके पेशे की बात, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर, मेरे पिताजी जो हैं वो डॉक्टर रामपाल जी हैं और उन्होंने MBBS SMS मेडिकल कॉलेज से किया, MD मेडिसिन SMS मेडिकल कॉलेज में किया और वहीं पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे। उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में हो गया। RNT मेडिकल कॉलेज से फिर बीकानेर मेडिकल कॉलेज गए, बीकानेर मेडिकल कॉलेज से फिर RNT मेडिकल कॉलेज हुआ और RNT मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर के कोटा मेडिकल कॉलेज में आए। कोटा मेडिकल कॉलेज में आने के बाद वहाँ यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन रहे वो, और यहाँ साथ ही साथ में MBS हॉस्पिटल के अधीक्षक भी रहे। और उनका 2008 के अंदर जो है उनका रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने अपना खुद का एक निजी अस्पताल डाला जिसका नाम है श्री राम हॉस्पिटल। वो वहाँ पे अब मरीजों को सेवाएं देते हैं और सुविधाएं देते हैं। कहाँ है ये हॉस्पिटल? ये जो हॉस्पिटल है तलवंडी शीला चौधरी रोड के ऊपर है और वहाँ जितनी भी मेडिसिन की सुविधाएं होती है वो संपूर्ण सुविधाएं उस अस्पताल में अवेलेबल है। टाइमिंग्स क्या रहते हैं वहाँ के? सुबह 10 से 2 बजे तक देखते हैं और शाम को जो है 5 बजे से 8 बजे तक देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रहा आपका फैमिली बैकग्राउंड। अब हम आते हैं सामाजिक चर्चा पर। जैसा कि आप कोटा के क्षेत्र में या कोटा संभाग में, चूँकि आप ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं
और समाज के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आप शिरकत करते हैं। भीम न्यूज़ इंडिया आपको फॉलो करता है। भीम न्यूज़ इंडिया देखता है कि हर जगह कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, और समाज विशेष ही नहीं, सर्व समाज के कार्यक्रम में आप शिरकत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में विशेषकर अनुसूचित जाति में ये जो कास्ट विद इन ए कास्ट का जो लफड़ा चल रहा है, एक कास्ट दूसरी कास्ट से कहती है कि मैं बड़ा, दूसरी कास्ट से कहती है कि मैं बड़ा, इसको एक कैसे किया जाए? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यदि कोई प्रतिनिधित्व वाली बात संविधान में दी है तो वो जाति विशेष के लिए नहीं दी, सर्व समाज के लिए दी है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, बिल्कुल आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करी है और बड़ा चिंता का विषय है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, या हम संगठित रहेंगे तब भी हम में शक्ति रहेगी। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, मोदी जी का नारा। हाँ, ये बिल्कुल अटल सत्य है और ये बरसों से ये बात प्रूव हो चुकी है कि अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हम सब लोगों को एक रहना पड़ेगा। ये बड़ी गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस विषय पे सभी जो सीनियर लोग हैं, जो भी समाज के चिंतक लोग हैं, उन सबको इकट्ठा होकर के उनको इस बारे में विशेष तौर पे ध्यान देते हुए इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना चाहिए। अगर इस चीज़ का समाधान नहीं ढूंढा गया तो ये बहुत ही चिंता का विषय रहेगा और आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा सब समाजों के लिए। तो इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। वर्तमान समय में यूजीसी का जो मामला चल रहा है, यूजीसी बिल का मामला, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी के, इवन ईडब्ल्यूएस के साथ जो स्टूडेंट के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके लिए ये यूजीसी बिल लाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उसकी हेयरिंग होनी है, और आपका क्या ओपिनियन है इस बिल के बारे में? नहीं, सरकार जब भी कोई बिल लाती है तो उनकी मंशा हमेशा कुछ अच्छा करने की होती है। तो डेफिनेटली इस बिल जो लाई है सरकार, तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमी और त्रुटियां हो, तो वो कमी और जो त्रुटियां हैं उसके ऊपर सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि भाई इन चीज़ों को आप हटा करके या इन चीज़ों को लागू करके अगर इसको लागू किया जाएगा तो डेफिनेटली वो समाज के हित में और फ़ायदे में होगा। तो इस यूजीसी बिल के बारे में मैंने कोई बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन डेफिनेटली है कि सरकार जब भी कोई बिल लाती है तो एक अच्छी मंशा के साथ ही लाती है, और इसको तो लागू करेंगे तो एक अच्छा माहौल ही बनेगा इससे, तो लागू होना चाहिए यूजीसी बिल। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, चूँकि आप समाज का आइकन हैं और विशेषकर एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, ओबीसी, इवन जर्नल तक समाज के लोग आपकी तरफ मुँह बाएं देखते हैं। एससी समाज में जो आपस में बिखराव है, कास्ट विद इन ए कास्ट, आपका क्या प्रयास है इनको एक जाजम पर बिठाने का और आपस में आत्मीयता बढ़ाने के लिए? क्या सजेशन देना चाहेंगे आप समाज को? सर, मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं सजेशन नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर समाज के लोग अपने भाई हैं, हमें सबको एक साथ रहना चाहिए। और ये तो अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम एक मंच पे आएँ, एक जगह बैठें, क्योंकि डेमोक्रेसी में हेड काउंट का बहुत बड़ा महत्व होता है और हेड काउंटिंग से ही आपको एनालाइज किया जाता है और असेस किया जाता है। आप सब एक रहोगे तो ही आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात आप रखोगे तो आपकी बात को वजन दिया जाएगा। आप अकेले अकेले अगर इस चीज़ को करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात का कोई वजूद भी होगा। तो सब लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए और सब लोगों को एक जाजम पे, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने को रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सभी ऐसी समाज के लोगों की जो समस्या और प्रॉब्लम है वो सब एक जैसी है। तो जब समस्या एक जैसी है तो फिर अलग अलग होने का क्या महत्व है? हमें एक ही रहना चाहिए। तो मैं तो बल्कि निवेदन करूंगा कि भाई सब हम एक ही हैं तो एक ही रहना चाहिए, अलग अलग होने का क्या मतलब है? डॉक्टर साहब, 14 अप्रैल आ रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है, उसको किस रूप से मनाने के लिए आप नहीं सर, ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है
और मुझे लगता है हमें तन मन धन से पूरे परिवार के साथ में बड़े उत्साह के साथ में इस त्यौहार को मनाना चाहिए। और मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ भी जाने का मुझे मौका मिले मैं वहाँ जाता हूँ और मुझे अपने आप पे गर्व होता है और उन सब के मतलब सब लोगों के बीच बैठ करके मैं अपने अंतरात्मा मेरी बड़ी प्रसन्न होती है। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं सब जगह जाता हूँ और मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। आप थे डॉक्टर राकेश सिंह, रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं। किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, हाड़ौती ही नहीं राजस्थान में चर्चित व्यक्तित्व हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।